वित्ता के प्रेसिडेंट श्री पारस भाई देसाई फेटा के वाइस चेयरमैन भी है। अति व्यस्त होने के बावजूद भी अपना समय निकालकर हमारे प्रेसिडेंट हमेशा व्यापारियों के हित में एसोसिएशन को समय देते हैं। ऐसे हमारे प्रेसिडेंट श्री पारस भाई देसाई को अपना स्वागत प्रवचन करने के लिए निमंत्रित करता हूँ। पारस भाई। नमस्कार मित्रों, सुस्वागतम। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर हेमंत जी कोशिया साहिब, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, फूड्स एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन गुजरात स्टेट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Our guest of honor, Shriman Basant Kumar Ji Berlia, owner of LR Group, Siliguri. Guest of honor, Shriman Vikram Singh Ji Gulia, Managing Director and CEO of Amalgamated Plantations Private Limited, Calcutta. तथा कैलकाटा, गुवाहाटी एवं सिलीगुड़ी आदि शहरों से पधारे हुए अतिथिगण तथा वित्दा के सभी मेंबर्स को गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से पधारे हैं, उनका मैं हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। खासकर जब हम कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते लगभग 2 वर्षों के उपरांत प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं तब। चाय की नई सीजन की शुरुआती दौर में अच्छी अनुकूलता के साथ सही फ्लशिंग के साथ खुला। सीजन के प्रारंभ में कोविड का तनाव व्यापार पर रहा। इससे ब्लेंडर्स व स्थानीय खरीदारों की लिमिटेड डिमांड रही। परिणाम स्वरूप चाय की मांग में कमी रही और मुख्य स्तर में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः गिरावट रही, परंतु अंत में जाकर आकर्षक मूल्यों पर स्थिरता बनी रही, जो व्यापार व उद्योग के लिए एक शुभ संकेत है। सावधानी पूर्वक व्यापार करने वाले खरीदारों द्वारा यथावत प्रतीक्षा की रणनीति अपनाई गई थी। हालांकि बढ़ती सीजन के साथ हमने पाया कि भारत की समग्र चाय की फसल अक्टूबर 2021 तक 110.5 मिलियन किलोग्राम अधिक थी। वहीं केन्या की फसल अगस्त 2021 तक लगभग 33.5 मिलियन किलोग्राम कम रही और श्रीलंका की फसल अक्टूबर 21 तक 33.5 मिलियन किलोग्राम लगभग अधिक थी, जो कि स्लाइड नंबर 1 तथा स्लाइड नंबर 2 में परिलक्षित है। दुनिया भर में अक्टूबर 2021 तक ब्लैक टी की फसल भी 123 मिलियन किलोग्राम लगभग ज़्यादा है। विश्व में पर्याप्त चाय पाइपलाइन में है और वैश्विक स्तर पर चाय की कीमतों में औसत रूप से कमी आई है। परंतु साथ साथ में भारत में क्लाइमेट चेंज के कारण उत्तम गुणवत्ता की चाय के उत्पादन में कुछ कठिनाइयां रही तथा उनके मूल्यों में अच्छी वृद्धि देखी गई, जिसके कारण बेस्ट क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी की चाय के बीच अंतर इतना बढ़ा कि 1 किलोग्राम बेस्ट क्वालिटी चाय में एक किलोग्राम बेस्ट क्वालिटी चाय के दाम में 2 किलोग्राम की मीडियम क्वालिटी की चाय खरीदी जा सकती थी। बागानों के बीच मध्यम, अच्छी और सबसे अच्छी चाय की कीमतें में अनिश्चितता के कारण भारत के निर्यात में 2020 की तुलना में सितंबर 2021 तक लगभग 15.5 मिलियन किलोग्राम तथा 2019 की तुलना में लगभग 47.5 मिलियन किलोग्राम की कमी आई। जैसे कहा जा रहा है कि आसाम की चाय की कीमतों में नवंबर 21 के अंत तक लगभग 55 रुपये प्रति किलो कम है और समग्र उत्तर भारत में लगभग 50 रुपया तथा दक्षिण भारत में लगभग 34 रुपया प्रति किलो कम है, जो कि स्लाइड 3 और 4 में रेखांकित है। एक्सपोर्ट्स की लॉजिस्टिक्स की लागत में 4 से 10 गुना ज़्यादा लागत लगने के कारण और निर्याती डेस्टिनेशन पर चाय काफ़ी दिनों के देरी से पहुंचने के कारण एक्सपोर्ट्स कम होने में आधारभूत है।
बायर्स अंत तक गुणवत्ता में सुधार की प्रतीक्षा करते रहे, जो कि दुर्भाग्यवश ज़्यादा बारिश होने की वजह से यह हो नहीं पाया और फलस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाली चाय की मांग में भारी वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप ये सब चाय 400 रुपये से 450 रुपये प्रति किलो तक बिक्री हो रही है। पूरे भारतवर्ष में ठंड का प्रारंभ और बागानों में तापमान की न्यूनता के कारण और टी बोर्ड के डायरेक्शंस की वजह से प्रोडक्शन बंद हुआ है, जिसके चलते बाजार में सभी वर्ग सक्रिय हैं। हम देख रहे हैं कि मुख्य खरीदार हिंदुस्तान लीवर अच्छी चाय की आक्रामक खरीदारी कर रहा है। जैसे कि अपेक्षित है कि अक्टूबर और नवंबर की चाय का उत्पादन ज़्यादा होगा। हम अनुमान करते हैं कि इस वर्ष भारत में चाय का उत्पादन 1360 से 1370 मिलियन किलोग्राम के आसपास होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 2021 तक गुणवत्ता वाली चाय तथा फरवरी प्रारंभ तक मध्यम और सामान्य प्रकार की चाय की उपलब्धता ऑक्शन सेंटर्स में लगभग समाप्त हो जाएगी। बायर्स की चिंताएं। हम जानते हैं कि जापानी ऑक्शन, जिसका नाम बदलकर भारत चाय ऑक्शन कर दिया गया है, यह व्यापारियों और खरीदारों के बीच बहुत चिंता पैदा कर रही है। नीलामीकर्ता सभी लॉट के लिए बेस प्राइस, रिजर्व प्राइस, इंक्रीमेंट प्राइस नीलामी शुरू होने से पहले निर्धारित करते हैं और एक्टिव सेशन के 15 मिनट पहले रिजर्व प्राइस सुधारा जा सकता है। बायर्सों को अपने लॉट में रुचि व्यक्त करने की आवश्यकता है और उन सभी लॉट के लिए मैक्सिमम बिड प्राइस निर्धारित करने की आवश्यकता है जिसमें वे रुचि रखते हैं। इससे परिणाम स्वरूप चाय की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ेगी, जो खरीदारों के लिए हानिकारक है। चाय के दाम बढ़ने से एंड कंज्यूमर्स की खपत में नुकसान की उम्मीद नहीं है, ऐसा दावा इंडियन टी एसोसिएशन और अन्य चाय निर्माताओं द्वारा आसाम सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं को निम्नलिखित 2 सुझाव के साथ चाय की फ्लोर प्राइस तय करने की टिप्पणी की जा रही है। पहला, घरेलू बजट में चाय की कीमत की हिस्सेदारी कम है और दूसरा, टी बोर्ड का अध्ययन बताता है कि ग्राहक की अच्छी क्वालिटी के लिए ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार है। हालांकि ऑक्शन सिस्टम के बदलाव के कारण अनुचित प्राइस इन्फ्लेशन बेहतर गुणवत्ता का संकेत नहीं देती है और बढ़ी हुई चाय की कीमतों को अंतिम ग्राहक के ऊपर थोपना भविष्य के लिए सही तरीका नहीं है। निल्सन के प्रेस आर्टिकल के तहत इस साल क्वार्टर 3 में एफएमसीजी की खपत कम हुई है। एफएमसीजी उद्योग में फूड और नॉन फूड वस्तुओं की खपत यह साल क्वार्टर 3 से धीमा हुआ है और वह यह दावा कर रहे हैं कि अगर मैन्युफैक्चरर्स द्वारा दामों में और इजाफा होता है तो परिणाम यह होगा कि एफएमसीजी वस्तुओं की खपत धीमी हो जाएगी, क्योंकि दाम बढ़ने के लंबे समय तक डिमांड टिकाए रखना असंभव है। निल्सन डेटा के अनुसार जिन श्रेणियों में फूड बास्केट की खपत में गिरावट देखी गई, उसमें हॉट बेवरेजेस में चाय भी शामिल है, जो एक चिंता का विषय है। फ्लोर प्राइसिंग व्यापार के लिए अनुपयुक्त और हानिकारक है। हमें डिमांड और सप्लाई की प्राकृतिक ताकतों और वास्तविक मूल्यों प्राप्ति के लिए प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, जो एकदम नेचुरल तरीका होता है सभी के लिए। हम यह समझने में विफल हैं कि क्यों चाय उद्योग के दिग्गज और टी बोर्ड ऑफ इंडिया ग्रेड सामान्यीकरण और पैकेजिंग में समानता सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, श्रीलंका और अन्य चाय उत्पादन करने वाले देशों में यह प्रथा सालों से प्रस्थापित है और यह बायर्स और सेलर्स के लिए एफिशिएंटली चल रही है। वास्तव में कुछ बॉटली फैक्ट्रीज जैसे कि श्रीपुर, सप्तर्षि, चायबारी, टीमैफको, बेजोपथार और कई अन्य ने
प्रदर्शित किया है कि बॉटली फैक्ट्रीज भी अच्छी गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन कर सकती है और कई टी एस्टेट्स के मुकाबले काफ़ी अच्छे दामों में चाय बिक रही है। यदि चाय बागान वाले अच्छी क्वालिटी की चाय प्रोड्यूस कर सके तो यह अच्छे दाम दिलाएगी और यह फॉर्मूला बायर्स और सेलर्स के लिए फ़ायदेमंद है। चाय प्रोड्यूसर संगठन चाहते हैं कि आसाम में उत्पादित पूरी 700 मिलियन किलोग्राम चाय को आसाम ऑक्शन सेंटर्स के माध्यम से बेचा जाए, जबकि आसाम के मुख्य शहरों में जैसे कि गुवाहाटी, जोरहाट या डिब्रूगढ़ में बुनियादी ढांचे की कमी है। उद्योग की वार्षिक वृद्धि दर इस वर्ष अधिकतम 2% रहेगी, जिससे चलते हम सभी को सरकार के साथ मिलकर भारत में चाय की छवि और मांग को बढ़ावा देने के लिए कुछ तत्काल कदम उठाने चाहिए। हर छोटी या बड़ी समस्या के लिए चाय उत्पादक अपने ग्राहकों को, जो कि रिटेलर्स, होलसेलर्स या पैकर्स है, उनको अपने साथ लिए बगैर ही अधिकारियों के पास या प्रेस के पास या दोनों के पास जाते हैं। हमारा सुझाव है कि हम सभी वर्गों के साथ द्विमासिक एक संवाद रखें, जिसके अंदर सभी के मुद्दों की चर्चा विचारणा करके ऐसा डिसीजन लिया जाए जो कि उद्योग और व्यापारियों की गति प्रदान करे और यह सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। हमारे मुख्य अतिथि श्री हेमंत भाई आप सभी को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में पिछले 2 वर्ष में हुए अब तक के सारे बदलाव को साझा करेंगे और FSSAI में 2030 तक के नियमों के क्या ट्रेंड्स रह सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अंत में मैं इस मंच के माध्यम से जिन सब लोगों ने हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं, सब लोगों ने हमें सहयोग दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसमें सूरत के जीवराज टी है, फिर बॉम्बे के गिरनार और सोसाइटी चाय, वाघ बकरी चाय, बांसवाड़ा से माँ बेटी चाय, फिर कोटा से मधुश्री चाय वाले और जालना के विक्रम टी, सभी को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और भूज के अपने दीपक टी, उन्होंने भी सहयोग दिया है। आपने हमें बड़े धैर्य से सुना, उसके लिए आप सभी का मैं आभारी हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।